नमस्कार। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। शाम 7 बज रहे हैं और 7 बजे की बुलेटिन में हम देखेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी 30 मार्च को मेरठ में बड़ी रैली करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देखते हुए रैली बेहद अहम है। वहीं सीएम योगी भी कल से प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। सीएम योगी कल कान्हा की नगरी मथुरा से प्रचार अभियान का आगाज करेंगे। सीएम योगी कल मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद से सम्मेलनों को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज कई नामांकन हुए हैं। मुजफ्फरनगर में बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान और मुरादाबाद में सर्वेश सिंह ने अपना नामांकन पत्र भरा है। मुरादाबाद से एसटी हसन ने भी नामांकन पत्र भरा है। वरुण गांधी को कांग्रेस ने क्या ऑफर दिया ये भी हम आपको बताएंगे और गोरखपुर में सीएम योगी ने कैसे खेली होली ये भी आपको बताएंगे। मुख्तार के हेल्थ अपडेट भी आपको देंगे। इसके अलावा दूसरी खबरों पर भी नजर रहेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी धुआंधार प्रचार करेंगे। 30 मार्च को मेरठ में पीएम की रैली होगी। मेरठ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुंकार भरेंगे पीएम मोदी। चुनाव के ऐलान के बाद पीएम मोदी की उत्तर प्रदेश में पहली रैली हो रही है। इस रैली में जयंत चौधरी और मेरठ से बीजेपी के प्रत्याशी अरुण गोविल मौजूद रहेंगे। तो मेरठ से उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद करेंगे यहां पर प्रधानमंत्री। 30 मार्च को मेरठ में प्रधानमंत्री की रैली होगी। यह हम आपको बता रहे हैं। 30 मार्च को मेरठ में प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी कल कान्हा की नगरी मथुरा से प्रचार अभियान का आगाज करेंगे। सीएम योगी कल मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद से सम्मेलनों को संबोधित करेंगे। सीएम योगी 28 मार्च को बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा में चुनावी सभा करेंगे। इसके बाद 29 मार्च को शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में सभाएं होंगी। सीएम योगी की 30 मार्च को बागपत, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर में सभाएं करेंगे। सीएम योगी 31 मार्च को बरेली, रामपुर और पीलीभीत में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के चुनावी प्रचार अभियान की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल कृष्ण की नगरी मथुरा से शुरुआत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कल 3 जिलों में ताबड़तोड़ सभाएं होंगी और इसमें मथुरा, गाजियाबाद और मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर जनता को संबोधित करते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभाएं 27 मार्च से 31 मार्च तक लगातार जारी रहेंगी और एक दिन में वो 3 जिलों में सभाएं करेंगे। जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रचार अभियान की कमान संभाले हुए हैं और कल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी प्रचार के लिए कृष्ण की नगरी मथुरा से शुरुआत करने पहुंचेंगे। कैमरामैन शरद तिवारी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। गोरखपुर में धूमधाम से होली मनाई गई। सीएम योगी आदित्यनाथ भी होली के कार्यक्रम में शामिल हुए। सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में शामिल हुए और लोगों के साथ होली खेली। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे। वहीं शाम में गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने फूलों की होली खेली। होली मिलन समारोह में सीएम योगी ने कहा कि होली का सनातन धर्म में एक विशेष महत्व है। जिन्होंने सनातन धर्म के महत्व को नहीं समझा, वे लोग वास्तव में पर्व के आयोजन के पीछे के उद्देश्य के बारे में समझने में भूल कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने इस व्यवस्था में जन्म लिया, इस परंपरा में जन्म लिया, इस आयोजन के साथ इस विरासत का हिस्सा बन करके इन सभी आयोजनों के साथ जुड़ते हैं और इसके महत्व को भी समझते हैं। यहाँ गोरखनाथ मंदिर के जो पुष्प है ना, इन पुष्पों से भी रंग गुलाल बना था। देश की प्रतिष्ठित संस्था ने बनाया। वही रामलला, भगवान रामलला के, प्रभु रामलला के होली के लिए हमने भिजवाई थी। 500 वर्षों के बाद, लगभग 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला अपने भव्य मंदिर में फिर से होली उत्सव के साथ जुड़े हैं।
और इस बीच बड़ी खबर प्रयागराज से हमारे पास आ रही है। उमेश पाल के घर पर बमबाजी हुई है। सुलेम सराय स्थित घर पर बमबाजी हुई है। घर के पिछले हिस्से में बमबाजी से हड़कंप मच गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बमबाजी की सूचना पर मौके पर पुलिस टीम पहुंची है, छानबीन की है। पुलिस ने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। करीब 1 घंटे पहले की यह घटना बताई जा रही है। 24 फरवरी 2023 को अधिवक्ता उमेश पाल और 2 सरकारी गनर की हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड के बाद घर पर पुलिस फोर्स तैनात है। इसके बावजूद बम फेंके जाने की घटना से हड़कंप मच गया है। उमेश पाल की पत्नी जयापाल मां शांति पाल के साथ ही बच्चे भी इसी घर में रहते हैं। और बातचीत करने के लिए सर्वेश दुबे हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सर्वेश, क्या जानकारी मिल पा रही है? सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं, उसके बाद भी ये बमबाजी की घटना सामने आई है। देखिए, निश्चित तौर पर उमेश पाल का जो आवास है वो धूमनगंज थाना क्षेत्र के सुलेम सराय के जयंतीपुर में है और एक गली से होकर रास्ता गुजरता है जहां पर अंदर की तरफ घर है और घर के पिछले हिस्से में कुछ उनके पेट्स भी रखे गए हैं और उसी जगह पर ये बमबाजी की खबर करीब 1 घंटे पहले की है और इस सूचना से हड़कंप मच गया। परिवार वालों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। हालांकि पहले से ही पुलिस फोर्स घर के बाहर तैनात रहती है। इस घटना के बाद से ही जो 24 फरवरी 2023 हुई थी, जिसमें अधिवक्ता उमेश पाल और उनके 2 सरकारी गनर को गोलियों से भून दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद ये दुस्साहसिक वारदात हुई है, बमबाजी की घटना हुई है, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर धूमनगंज थाना पुलिस और आला अफसर वहां पर पहुंचे हैं। उन्होंने वहां पर जांच पड़ताल की है और बम डिस्पोजल स्क्वाड भी वहां पर पहुंचा था। उसने भी साक्ष्य एविडेंसेस को कलेक्ट किया है और कुछ लोगों को, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, सूत्रों से बात हुई है, कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है। ये जानने की पुलिस कोशिश कर रही है कि ये किसी की शरारत है या इसके पीछे कोई साजिश है, क्योंकि उमेश पाल अधिवक्ता थे और 2 सरकारी गनर जिस तरह से शूट आउट हुआ था, उसके बाद वहां पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। सुरक्षा में परिवारजनों के उसी मकान में उमेश पाल की पत्नी जयापाल, उनके बच्चे और उनकी मां शांति पाल और परिवार के अन्य सदस्य रहते हैं। ऐसे में पुलिस फोर्स की वहां पर तैनाती के बावजूद अगर बमबाजी की कोई घटना होती है तो वो अपने आप में सुरक्षा को लेकर भी एक तरह से प्रश्न चिन्ह लगाती है और परिवार लोग के क्या कोई जानकारी हो पाई है जो प्रत्यक्षदर्शी हैं जिनसे पूछताछ के लिए इन लोगों को हिरासत में लिया गया है, कि कितने लोग आए थे, कौन लोग आए थे, क्या रीजन इसके पीछे हो सकता है? देखिए, न्यूज 18 सबसे पहले इस खबर को ब्रेक कर रहा है और न्यूज 18 ने जो कुछ सूत्रों से बात की है, परिवार के सदस्यों से बात की है, उसमें उन्होंने इस बात को कबूल किया है कि वहां पर बमबाजी की घटना हुई है और उसके बाद उन्होंने सूचना दी, पुलिस फोर्स वहां पर आई थी। लेकिन जिन लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है, अभी उनसे पूछताछ चल रही है और पूछताछ चलने के साथ ही साथ अभी किसी तरह की जानकारी पुलिस नहीं दे रही है। इनका मकसद क्या है ये भी अभी तक नहीं पता चला है कि आखिर इनका मकसद क्या है। और इस मामले में पुलिस की जो एजेंसियां हैं वो लगातार वहां पर अपनी जांच पड़ताल कर रही हैं और लोगों से बातचीत करने के बाद निश्चित तौर पर इसमें बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था तैनात है। पहले से ही परिवार अपनी खतरा बता रहा था जान को। 24 फरवरी 2023 की घटना थी और 24 फरवरी 2024 को एक बड़ी श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी जयापाल की ओर से और उसमें तमाम लोग शामिल हुए थे। और होली के बाद इस तरह की घटना, बमबाजी की घटना, हालांकि प्रयागराज में बमबाजी की घटनाएं दहशत फैलाने के लिए आमतौर पर कई जगहों पर देखी जाती हैं, लेकिन एक परिवार जिसे सुरक्षा दी गई है पुलिस की और उसके घर के पिछले हिस्से में बमबाजी होती है, तो ये अपने आप में सवाल खड़ी करती है कि आखिर मकसद क्या था। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन का कल आखिरी दिन है। आज मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर में बीजेपी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। मुरादाबाद में सर्वेश सिंह ने अपना पर्चा दाखिल किया। इस दौरान मौजूद रहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि प्रदेश की सभी 80 सीटों को जीतेंगे। उधर मुजफ्फरनगर में बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान ने भी अपना पर्चा भरा। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी उनके साथ मौजूद रहे। संजीव बालियान ने 2014 और 2019 में भी मुजफ्फरनगर सीट से जीत दर्ज की थी। बहुत खुश है, उत्साह है, निश्चित रूप से वो समाज में मुकाबला किसी से नहीं है। 400 लाख वोट तो जीत होगी। कितने वोटों से जीत दर्ज कर 2 लाख से जीत होगी। 2 लाख। मुरादाबाद की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? आज हमें प्यार करता है जनता। हम लोगों ने जो हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में काम किए, उन कामों के आधार पर
माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे के आधार पर हम लोग जो उनका संकल्प है 400 पार का, उत्तर प्रदेश और मुरादाबाद भी अपना उसमें योगदान देगा, इस अपेक्षा के साथ हम जनता के बीच में हैं। मुझे विश्वास है कि हम भारतीय जनता पार्टी का एक कोई कार्यकर्ता अपने पूरे सरकार का 10 साल का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में। मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा लहर चल रही है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं और जिस ढंग से यहाँ पर हमारा गठबंधन है चौधरी जयंत सिंह जी के साथ, मुजफ्फरनगर में विपक्षी दलों की जमानत जब्त होगी। हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी संजीव बलियान जी एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। विपक्ष पूरा उत्तर प्रदेश में साफ होगा, 0 सीट मिलने वाली है विपक्ष को। भारतीय जनता पार्टी 80 में 80 जीतेगी। वहीं समाजवादी पार्टी के भी प्रत्याशियों ने आज नामांकन किया। मुरादाबाद से एसटी हसन, पीलीभीत से भगवत शरण गंगवार, कैराना लोकसभा सीट से इकरा हसन ने भी पर्चा दाखिल किया। कैराना से इकरा हसन ने नामांकन किया है, मुरादाबाद से एसटी हसन ने नामांकन किया। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कि मुरादाबाद के इतिहास में आज तक किसी भी एमपी ने 80 बार स्पीचेस पार्लियामेंट के अंदर नहीं दिए जो मुरादाबाद के मुद्दे और नेशनल मुद्दे उठाए गए हों। मुरादाबाद के मुद्दों के अलावा हम हमेशा देश की एकता, अखंडता, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, प्यार मोहब्बत के लिए हम। चुनाव तो सभी पार्टियों से कंपटीशन होता है और जब तक परिणाम नहीं आते तो सभी लोग इसमें चुनौती हैं और चुनाव हम लड़ेंगे, लेकिन किसी से हमें खतरा नहीं है। हम इंशाल्लाह चुनाव जीतेंगे। एसपी सांसद एसटी हसन ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। एसटी हसन ने कहा कि 10 सालों में मुसलमानों पर काफी जुल्म हुए हैं और अब बदला लेने का वक्त आ गया है। अल्लाह पाक से पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह हम फासिस्ट ताकतों को जबरदस्त शिकस्त देंगे। माइक्रो मैनेजमेंट से लेके पोलिंग मैनेजमेंट इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमें अपना भरोसा है, आप सबका भरोसा है, उस पाक परवरदिगार की ज़ात पे भरोसा है कि इंशाअल्लाह ताला इस जालिम का खात्मा होने वाला है। वहीं एसटी हसन के बयान पर साधु संतों ने नाराजगी जताई है। एसटी हसन जैसे लोग सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले लोग हैं और जो राम राज्य की परिकल्पना है, जहां सबका साथ और सबका विकास है, उनसे देखा नहीं जाता है। और मुझे लगता है कि सत्ता को प्राप्त करने की जो बौखलाहट है उसमें अनाप शनाप रोल जुल बयान समय समय पर ये देते रहते हैं। पर निश्चित रूप से एसटी हसन जो मुरादाबाद से सांसद हैं और सपा के हैं, तो सपा सरकार में जितने लोग रहे हैं और आज उनकी पार्टी में जितने लोग हैं, सारे लोग कहीं न कहीं सनातन और संस्कृति के विरोध में ही वार्तालाप करते हैं, भाषण देते हैं, भारतीय संस्कृति के विरोध में ही वार्ता करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है। एसपी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, मुरादाबाद से प्रत्याशी बदल सकती है एसपी, रुचि वीरा को प्रत्याशी बना सकती है एसपी। एसटी हसन ने आज ही नामांकन किया। आजम खान की करीबी हैं रुचि वीरा, बिजनौर की पूर्व विधायक है रुचि वीरा, उनको यहां पर टिकट दिया जा सकता है। ये जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों ने भी आज कैराना और पीलीभीत से नामांकन किया है। कैराना से बीएसपी प्रत्याशी श्रीपाल राणा ने नामांकन पर्चा दाखिल किया, तो वहीं पीलीभीत से अनीस अहमद ने नामांकन किया है। नामांकन के बाद बीएसपी प्रत्याशियों ने जीत का दावा किया। मेरे जो क्षेत्र से संबंधित बहुत सारे मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को आगे लेके मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं। उनमें डेवलपमेंट है
और मुख्य मुद्दा डेवलपमेंट का ही है। और दूसरा, जहाँ तक पिछले 5 सालों में मैं देख रहा हूँ, जो यहाँ पे मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक डेवलपमेंट का मामला है, आपने पिछले 5 सालों में स्थितियाँ देखी होंगी क्षेत्र की, किस तरीके से जो हमारे सांसद महोदय हैं, सांसद महोदय का पिछले 5 सालों के दौरान कहीं पे उनके प्रतिनिधि तक ने भी गाँव। बहुजन समाज पार्टी चिल्लाती कम है, ग्रास रूट पे ज़्यादा काम करती है और आपको इस लोकसभा के चुनाव में वो दिखेगी चीज़ें, और शायद अभी से बहुत जल्दी दिखने लगेंगी लोगों को कि हम बहुजन समाज पार्टी कहाँ खड़ी है। इतना कैडर तेज़ी से लगा है बीएसपी का, बहुत ज़्यादा मेहनत से लोग लगे हैं। पीलीभीत से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक वरुण गांधी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। वरुण गांधी के करीबी कार्यकर्ताओं ने यह संकेत दिए हैं। उधर वरुण ने पार्टी का टिकट नहीं मिलने पर चुप्पी साधी है। 5 दिन पहले ही उनके पीए ने नामांकन का पर्चा खरीदा था, लेकिन पीलीभीत में पार्टी ने वरुण गांधी का टिकट काटकर जितिन प्रसाद को टिकट दिया है। पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद अब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने उन्हें कांग्रेस में आने का न्योता दिया है। जन चौधरी ने कहा कि वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल होना चाहिए। अगर वो कांग्रेस में आते हैं तो हमें खुशी होगी। वरुण गांधी एक कद्दावर और बेहद काबिल नेता है। उनका गांधी परिवार से संबंध है, इसलिए बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। आने से खुशी होंगे। बड़े कद्दावर नेता है, बड़े शिक्षित आदमी है और उनकी छवि बड़ी स्पष्ट है, साफ सुथरा छवि है और गांधी परिवार के साथ उनका जुड़ाव है, इसलिए उनको टिकट देने में इनकार किए आज की बीजेपी पार्टी। तो फिलहाल मुझे तो लगता है उनको आना चाहिए, वो आने से हम बड़े खुशी होंगे। सहारनपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद ने बीएसपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी है बीएसपी। बीएसपी इंडी गठबंधन को नुकसान पहुंचाने और बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। बसपा तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी के रूप में नजर आती है। बसपा ने हर उस जगह पर उस आदमी को टिकट दिया है जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को सहयोग करने का काम करेगा। तो यही स्थिति बसपा की हो गई है। बसपा केवल नुकसान पहुंचा सकती है और वो नुकसान हमें पहुंचा रही है। हर जगह इंडिया गठबंधन के नुकसान को पहुंचाने की कोशिश करेगी। मुख्तार अंसारी को अस्पताल से दोबारा बांदा जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। तबीयत खराब होने के बाद मुख्तार को बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने जांच के बाद मुख्तार को फिट घोषित किया। इसके बाद बांदा मेडिकल कॉलेज से जेल शिफ्ट किया गया। मुख्तार अंसारी की बीती रात अचानक तबीयत बिगड़ने पर उसे मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया था। मुख्तार अंसारी को बांदा मेडिकल कॉलेज से बांदा जेल में दाखिल कर दिया। आप देख सकते हैं कड़ी सुरक्षा में मुख्तार अंसारी को बांदा मेडिकल कॉलेज से जेल तक लाया गया है। तो एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंस होती है, उसी में मुख्तार अंसारी को लाया गया है और कड़ी सुरक्षा आप देख सकते हैं। बांदा पुलिस के तमाम जवान और अफसरान जेल गेट पर मौजूद हैं। कड़ी सुरक्षा में मुख्तार अंसारी को वापस दाखिल कर दिया गया है जेल में। कल देर रात से ही वो पेट में दर्द की शिकायत बता रहा था और उसने ये भी कहा था कि वो बाथरूम में फिसल के गिर गया है, जिसके बाद सुबह 3 बजे के आसपास मुख्तार अंसारी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां तमाम एक्सरे हुए, तमाम मेडिकल जांचें हुई और उन सभी जांचों में मुख्तार अंसारी को किसी भी समस्या के बारे में कुछ पता नहीं चला। दिन में उनके भाई अफजाल अंसारी भी आए थे। अफजाल ने भी मुख्तार से मुलाकात की और उसके बाद मीडिया को बताया कि वो स्थिर हैं, होश में हैं और वो बात कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने शिकायत जरूर की कि उनको मारने की कोशिश की जा रही है। कुछ दिन पहले भी जिला जज की कोर्ट में भी उन्होंने अर्जी दी थी और ये आशंका जताई थी कि उनको जहरीला पदार्थ दिया जा सकता है, उनको जान से मारने की कोशिश की जा रही है। उस वक्त भी सीएमओ ने मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मानना है और उनका कहना है कि उन्हें खाने में कोई जहरीला पदार्थ खिलाया गया और ये दूसरी बार हुआ। अच्छा, पहले भी 40 दिन पहले एक बार हो चुका है।
और अभी भी शायद